दोस्तों, एक व्यक्ति को फांसी की सजा होने वाली होती है। तभी जेलर उस व्यक्ति के पास पहुंचता है, उससे कहता है कि तुम्हें 2 दिन के बाद फांसी दे दी जाएगी। अगर तुम्हारी कोई भी आखिरी इच्छा हो तो तुम बता सकते हो। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा होने वाली होती है तो उससे उसकी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, चाहे वो इच्छा कोई भी हो। जैसे कोई मरने वाला होता है तो वो कुछ खाने की फरमाइश करता है या कुछ भी किसी तरह की वो फरमाइश करता है, तो उसकी जो फरमाइश है उसको पूरा किया जाता है। व्यक्ति जब जेलर की बात सुनता है तो जेलर के करीब पहुंचता है। वो जेलर से कहता है, अगर मुझे फांसी की सजा होने वाली है तो मैं चाहता हूँ कि अंतिम बार मैं अपनी माँ से मिलूं और मैं अपनी माँ के हाथों से खाना खाना चाहता हूँ। एक रात अपनी माँ के कदमों के नीचे सोना चाहता हूँ। जब जेलर ये बात सुनता है तो उसकी आंखें जो है आंसू से भर आती हैं। तो दोस्तों, आखिर में उस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया था कि उसको फांसी की सजा होने वाली थी। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ऐसी कहानी है एक लाचारी की, बेबस गरीब की कहानी है जो उस आदमी को इस मोड़ पर ले आती है। ये कहानी सुनने के बाद दोस्तों आपको ही फैसला करना होगा कि उस आदमी ने सही किया या जो उसको सजा मिली या सजा उसकी सही थी, या उसको जो सजा मिली कानून को उसे छोड़ देना चाहिए। ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। आप बताइएगा कि आखिर में उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो पर बने रहिए। इस कहानी को दोस्तों पूरा सुनाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी कोई भी राय हो, सुझाव हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताया कीजिए। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा वक्त जाया न करते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है इटावा। इटावा में ही एक बहुत गरीब परिवार रहता है। परिवार की स्थिति कुछ ऐसी थी कि जो परिवार का मुखिया था वो बहुत साल पहले ही गुजर जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से उसके बेटे के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है जिसका नाम अरशद होता है। जब उसके पिता की मृत्यु होती है तो अरशद की उम्र केवल 10 साल की रहती है। अरशद की 5 बहनें थी और उसकी माँ का नाम आमीना था। अब जो आमीना थी लोगों के घर में झाड़ू बर्तन करती और कैसे अपने बच्चों को वो बड़ा कर रही थी। उनके घर में दोस्तों ये स्थिति थी कि एक दिन का खाना वो बड़ी मुश्किल से खाते थे तो दूसरे टाइम वो भूखे ही सो जाया करते थे। आज भी हमारे देश में दोस्तों ये जो भूखमरी है वो चरम सीमा पर है। आज भी कुछ घरों में ऐसा होता है कि किसी को एक वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता है। अब जो लड़का है वो धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा। अब अरशद बचपन से ही भूखमरी लाचारी वो देखता है और जब उसकी उम्र 15 साल की होती है तभी लड़का फैसला करता है कि क्यों ना वो कुछ कमाए। अब वो लड़का है हर दुकान पर काम खोजने के लिए, काम करने के लिए जाता है, लेकिन अरशद को बच्चा समझकर कोई भी काम देना नहीं चाहता है। जो अरशद है वो इधर उधर भटकता है लेकिन उसको कोई भी काम नहीं देता है। हर कोई यही कहता है कि देखो बेटा, मैं तुमको काम दे दूंगा तो पुलिस जो है मुझको परेशान करेगी, तुम अभी छोटे हो, नाबालिग हो। कहते हैं ना दोस्तों कि हमारा जो कानून व्यवस्था है वो ऐसी कानून व्यवस्था है कि जो नाबालिग बच्चे होते हैं वो किसी भी कारखाने में जब तक उनकी उम्र 18 साल की नहीं होती है वो किसी फैक्ट्री में वो काम नहीं कर सकते हैं। वहाँ भी अरशद जाता, लोग उसको काम नहीं देते। अब अरशद एक तरफ अपने घर की माली हालत से बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन फिर भी वो छोटा सा बच्चा कोशिश कर रहा था कि वो कुछ न कुछ काम करे और करके वो बहनों का पेट भर सके और अपनी माँ का वो हाथ बटा सके और 2 वक्त की रोटी उन्हें नसीब हो जाया करे। अब यही सोचकर अरशद हर जगह हाथ पैर मारता है, लेकिन अरशद को हर जगह मायूसी मिलती है। एक दिन शाम का वक्त था। अरशद देखता है कि एक किराने की दुकान होती है और वहाँ का जो मालिक था वो वहाँ पर मौजूद नहीं होता है। अब अरशद उस दुकान पर जाता है। यदि अरशद की नजर तिजोरी पर पड़ती है। अब वो बिना समझे बिना कुछ सोचे उस तिजोरी से पैसा निकाल लेता है और निकाल कर अपने घर आता है। घर लाकर वो पैसा अपनी माँ को देता है। माँ पूछती है कि बेटा, तुम ये पैसा कहाँ से लाए हो? तो अरशद कहता है कि माँ, मैंने कुछ मजदूरी की थी तो मुझे वही मजदूरी मिली है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है और अपने बेटे को बहुत ढेर सारी दुआएं देती है। आज अरशद के घर में 2 वक्त का खाना बनता है। सभी मिलकर खाना खाते हैं और ये देखकर अरशद की आंखें कम हो जाती हैं, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब अरशद को समझ में आ गया था कि ये उसे
कुछ इस तरह का ही काम करना पड़ेगा। अब अरशद को भी चोरी की लत लग जाती है। अब अरशद जब भी मौका देखता वो यहाँ वहाँ चोरियां करता। अब इसी तरह जो अरशद है वो देखते देखते चोर बन जाता है। हालातों ने अरशद को आज चोर बना दिया था। अब अरशद भी यही करते करते अरशद 18 साल का हो जाता है और अरशद यहाँ वहाँ चोरियां करता है। अब जब अरशद 18 साल का होता है वो और भी बड़े बड़े लोगों से जुड़ता है। अब वो अरशद जो है फिर वो यही काम करने लगता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा अच्छे पैसे उसको मिल जाया करते थे। अब धीरे धीरे करके अरशद के जो घर की गरीबी थी चोरी की कमाई से वो दूर हो रही थी। धीरे धीरे करके अरशद की जो माली हालत थी, उसके जो घर की हालत थी, उसमें काफी ज्यादा सुधार आ गया था। अब अरशद के घर में पहले जैसा दिन नहीं था कि वो एक वक्त का खाना खाते और दूसरे वक्त का खाना खाने के लिए उनको सोचना पड़ता। अरशद की माँ एक दिन अरशद से कहती है, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, 18 साल के हो गए हो, अब तुम बाहर जाकर कोई काम धंधा दे। तो तुम्हारी जो बहनें हैं वो भी बड़ी हो रही हैं, 5 बहनों की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर है। बेटा मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी तुम अपनी बहनों की शादी कर दो। अरशद पूरी रात यही सोचता है कि सही बात है कि मेरी बहनें हैं वो बड़ी हो रही हैं, मुझे अपनी बहनों की शादी करनी है, वो भी 5 बहनों की मेरे कंधे पर जिम्मेदारी है। अब ये बातें उसे रात भर सोने नहीं देती हैं, रात भर बेचैन करती है। रात भर अरशद इधर करवटें लेकर कभी इधर करवटें लेता, कभी उधर करवटें लेता और रात भर वो यही सोचता रहता। फिर सुबह उठता है अरशद और अपने कुछ साथी से मिलता है जो छोटी मोटी उसके साथ मिलकर चोरियां किया करते थे। अब अरशद जो है बड़े बड़े घर में चोरियां करने लगता है। वो अरशद जो है वो बड़ी बड़ी दुकानों पे चोरियां करने लगा था। एक दिन अकेले ही एक ज्वेलर्स की दुकान पर जाता है। वहां पर बहुत सारे वो गहनों को चोरी करता है। तभी जो उसका मालिक रहता है और जो उसका छोटा बच्चा रहता है वो अरशद को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। अरशद वो पुलिस को फोन करने जा रहे हैं और वो चिल्ला कर लोगों को बताने लगते हैं। तभी जो अरशद है वो उनका मुंह दबा लेता है और उस ज्वेलर की अरशद हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद देखता है कि जो उसका बच्चा है वो काफी ज्यादा डर गया है, सहम गया है। पहले वो सोचता है कि इस बच्चे को वो छोड़ दे, लेकिन उसको लगता है कि अगर उसने इस बच्चे को छोड़ दिया तो आगे चलकर वो बताएगा, वो उसको पहचान गया है और उसकी पहचान कर लेगा। तो इसी के डर के मारे वो बच्चे की भी हत्या कर देता है और हत्या करके और जितने भी सारे लूटपाट के सामान थे, पैसे थे, जेवर थे, वो लेकर अपने घर चला आता है। इधर अरशद की माँ अपनी बड़ी बेटी की जो अरशद से 1 साल की छोटी बहन रहती है जिसका नाम रूहानिका रहता है, रूहानिका की शादी वो तय करती है। अरशद कहता है कि माँ तो रूहानिका की शादी की तैयारी करो, पैसे की चिंता मत करो, पैसे का इंतजाम हो गया है। माँ सुनती है तो बहुत ज्यादा खुश होती है और वो अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करने लगती है। इधर ज्वेलर्स की हत्या से पूरे इटावा में शोर मच जाता है कि ज्वेलर्स की हत्या हो गई है और सारे जेवर जो है दुकान से गायब हो गए। अब जो पुलिस है वो तुरंत मौका वारदात पे पहुंचती है, आदमी को और उसके बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर अपनी छानबीन शुरू करती है कि आखिर में इसका कत्ल किसने किया है। पुलिस को देखकर ये माजरा तो एक ही बार में समझ में आ गया था। वो चोर ही चोरी करने के मकसद से घुसा था और वो सारे सामान साथ ले गया और आदमी का और इस बच्चे का उसने कत्ल कर दिया। अब जो पुलिस अपनी छानबीन शुरू कर देती है और वो कातिल तक पहुंचने का प्रयास करती है। सबसे वो पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ में कहीं भी उसे कोई भी सुराग नहीं मिलता है। ज्वेलरी की दुकान पे जो सीसीटीवी कैमरा लगा था उस सीसीटीवी को खंगारा जाता है, लेकिन जो सीसीटीवी कैमरा था वो भी टूटा हुआ था, तो कोई भी सबूत नहीं मिल पाता है। इसी तरह करते करते 15 दिन वक्त बीत जाता है, सुराग नहीं मिलता है कि वो कातिल तक पहुंच जाए। अब इधर वो कातिल तक पहुंचने की भरपूर प्रयास कर रही थी। फिर से वो एक बार उसकी ज्वेलरी की दुकान पर छानबीन करने के लिए पहुंचती है। वो छानबीन कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर एक दूर सीसीटीवी कैमरा लगा होता है जो ठीक उस दुकान के थोड़ी पर लगा हुआ था। अब तुरंत जो पुलिस है उस सीसीटीवी के मालिक के पास पहुंचती है और कहती है कि मुझे आपका सीसीटीवी चेक करना है। अब वो जो आदमी है वो पुलिस को सीसीटीवी चेक करने के लिए देता है। जिस दिन ज्वेलर्स का कत्ल हुआ था वो उसी दिन का फुटेज चेक करती है तो देखती है कि एक लड़का ज्वेलरी की दुकान का ताला तोड़ रहा है। अब तुरंत
तुरंत उसकी फोटो निकलवाती है और उसके बाद से उसके बारे में पता करना शुरू करती है कि आखिर में ये कौन लड़का है। लड़के की फोटो हर जगह सर्कुलेट कर दी जाती है, हर थाने में, हर क्षेत्र में, हर मोहल्ले में लोगों को पुलिस दिखा दिखा कर पूछती है क्या तुम इस लड़के को जानते हो। तभी एक लड़के से पता चलता है कि हाँ, ये इटावा का रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम अरशद है। अरशद इसी मोहल्ले में रहता है। अब पुलिस अपनी टीम लेकर अरशद के घर पहुंचती है। अरशद अपने घर पर ही बैठा रहता है। तुरंत पुलिस उसके घर में घुसकर अरशद को गिरफ्तार करती है। अरशद की माँ ये सब देख घबरा जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है कि साहब, आप मेरे बेटे को क्यों पकड़ कर लेके जा रहे हैं? मेरा बेटा निर्दोष है। पुलिस कहती है कि तुम्हारा बेटा निर्दोष है, तुम चलो थाने बुढ़िया, तो मैं तुमको बताता हूँ कि तुम्हारा बेटा कितना बड़ा निर्दोष है। अब उसकी माँ को और अरशद को थाने लेकर जाया जाता है। अरशद से वो कुछ भी पूछते नहीं है, सीधे उस पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करने लगते हैं। अब जो पीट पिटाई के कारण अरशद अपना सारा सच बता देता है कि हाँ, उसी ने चोरी की। चोरी के हुए माल भी पुलिस बरामद कर लेती है। ज्वेलर्स के कत्ल के जुर्म में अरशद पर मुकदमा चलता है। जज जो है उसको मौत की सजा सुनाता है। फिर अरशद को फांसी की सजा हो जाती है। अरशद अपनी सजा काट रहा होता है और वो दिन आ जाता है कि अरशद को फांसी की सजा होने वाली होती है। तभी ज्वेलर्स अरशद के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि तुमको फांसी होने वाली है, बताओ अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो तुम बता सकते हो। अरशद कहता है कि मुझे आखिरी बार अपनी माँ के हाथों से खाना खाना है और अपनी माँ के साथ एक रात बिताना है। ये बात ज्वेलर सुनता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। घर पर फोन जाता है और उसकी माँ को, आमिना को बताया जाता है कि तुम्हारे बेटे को फांसी होने वाली है और उसकी अंतिम इच्छा है कि वो तुम्हारे हाथों से खाना खाना चाहता है। अब उसकी माँ जब ये बात सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी माँ रोते रोते अपने बेटे के लिए अपने हाथों से खाना बनाती है। खाना लेकर जेल में जाती है। अरशद की माँ को लेकर बैरक में जाता है जहाँ पर अरशद कैद था। उसकी माँ से कहा जाता है कि ये तुम्हारा बेटा है, जाओ अपने बेटे को खाना खिला दो, आज रात तुम अपने बेटे के साथ ही रहोगी। अरशद की माँ रहती है, वो अपने बेटे के पास जाती है। अरशद देखकर अपनी माँ को रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। माँ की आंखों में भी आंसू थे, उसके आंसू जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। माँ का जो पहला शब्द होता है वो यही होता है, बेटा मैं किसी भी तरह करके गरीबी में अपनी जिंदगी जी लेती, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? बेटा तुम तो मेरे एक ही बेटा थे, एक ही मेरे लाल थे, अब मैं कैसे जीऊंगी? मेरी तो एक ही लाठी थी, आज वो भी टूट गई। ये कहकर उसकी माँ फूट फूट कर रोती है। अरशद कहता है कि माँ मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं समझ में आया कि मैं कैसे अपने हालातों से लड़ूं। मैं जब भी काम करने के लिए जाता था तो मुझे कोई काम नहीं देता था। बचपन से ही माँ मैं चोरी करता था, चोरी करके तुम लोगों का पेट भरता था, मुझे माफ कर दो माँ, मैंने इतना गलत रास्ता चुन लिया, मैं क्या करूँ? तुम लोगों की भूखमरी देखी नहीं जाती थी, मेरी बहनें खाने के लिए तरसती थी, मुझे वो देखा नहीं जाता था और ऐसे में मुझे नहीं समझ में आया क्या सही है क्या गलत है। अब उसकी माँ अपने बेटे को सीने से लगा लेती है। उसके बाद से अपने बेटे को अपने हाथों से वो खाना खिलाती है। अरशद अपनी माँ की गोद में सो जाता है और माँ से वो चंद घंटे बातें करता है और उसके बाद से फिर सुबह हो जाती है। फिर जेलर आता है, अरशद की माँ से कहता है कि आपके जाने का वक्त हो गया है। अब अरशद की माँ आंखों में आंसू लेकर अपने घर लौट आती है। इधर 2 दिन के बाद अरशद को फांसी हो जाती है। फांसी होने के बाद अरशद की माँ को उसकी डेड बॉडी सौंप दी जाती है ताकि वो अपने बेटे का अपने रीति रिवाज से कफना दफना सके। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा।